सभी को नमस्कार। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संदर्भ में यह मेरा तीसरा एवं महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने पहले यानी पार्ट 1 वीडियो में लोक सेवक की इंक्वायरी क्लोज या ओपन स्वरूप में हो सकती है ऐसा कहा था। आज एक नया शब्द यहाँ जोड़ रहा हूँ, वह है चेक पीरियड। साधारणतः जब किसी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट की इंक्वायरी चालू होती है तब उसके सेवा काल के प्रथम वेतन के दिनांक से लेकर जिस दिन इंक्वायरी चालू की जाती है उस दिन तक के कालखंड को चेक पीरियड ऐसा कहा जाता है। इसी चेक पीरियड के कालखंड में लोक सेवक तथा प्रकरण से संबंधित व्यक्ति की आय, व्यय, विनियोग, लायबिलिटीज तथा संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर इंक्वायरी ऑफिसर उनका लेखा जोखा तैयार करते हैं। यह लेखा जोखा किस तरह से तैयार किया जाता है, यह संक्षिप्त में एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जो इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरी विनती रहेगी कि मैं जो कह रहा हूं कृपया आप आंकड़ों के साथ स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी तथा सुलभता होगी। जैसे समझ लीजिए कि ए इस लोक सेवक के चेक पीरियड का कुल वेतन रुपए 1 करोड़ का है तथा ए के कुल वेतन में से जीपीएफ, जीआईएस, आयकर इत्यादि रुपए 20 लाख की कटौती की गई है। यानी इस 20 लाख के कटौती के उपरांत ए को वेतन के स्वरूप में रुपए 80 लाख नगद स्वरूप में प्राप्त हुए हैं या उसके बैंक खाते में यह वेतन की राशि जमा की गई है। अब ए को खेती का उत्पन्न, उसके निजी मालकियत के मकान से प्राप्त किराए का उत्पन्न, पोस्ट, बैंक इत्यादि के ब्याज के माध्यम से जो उसे उत्पन्न प्राप्त हुआ, ये सभी मिलकर रुपए 10 लाख का अन्य उत्पन्न प्राप्त हुआ है। यह रुपए 10 लाख की जो उत्पन्न की राशि है, अन्य उत्पन्न की राशि है, ये ए के नगद प्राप्त जो उसका वेतन है रुपए 80 लाख में जोड़ने पर ए के कुल उत्पन्न की राशि रुपए 90 लाख की हो गई। अब ए ने किसी संपत्ति की खरीदी करने हेतु बैंक से ब्याज पर रुपए 20 लाख का कर्ज यानी लोन लिया है। यह लोन की राशि ए के कुल प्राप्त उत्पन्न जो कि रुपए 90 लाख का है, उसमें जोड़ने पर ए के पास अब कुल प्राप्ति की राशि रुपए 1 करोड़ 10 लाख की हो गई है। ठीक है। अब हम ए के लेखा जोखा के दूसरे भाग में आते हैं। ध्यान में रखिए, लोक सेवक के परिवार के उदर निर्वहन यानी सिर्फ खाने पीने के खर्च के लिए लोक सेवक के नगद प्राप्त वेतन के 33% से लेकर 40% तक की राशि गृहीत मानी जाती है। यानी एक की जो नगद प्राप्त वेतन की जो राशि है उसके 40% उदर निर्वहन के लिए गृहीत मानने पर यह रकम रुपए 32 लाख की होती है। इस तरह से ए के उदर निर्वहन के खर्चे की रकम रुपए 32 लाख, यह ए के कुल प्राप्त की जो रकम है वह रुपए 1 करोड़ 10 लाख में से माइनस यानी कम की जाएगी। यह उदर निर्वहन खर्च की रकम कटने पर अब ए के पास रुपए 78 यानी 78 लाख की राशि शेष रह गई है। यह बात आप नोट कर लीजिए। अब ए की ओर से उसके
निजी मकान का जो उसने टैक्स पेड किया है, वाटर टैक्स दिया है, उसके बाद में लाइट बिल का खर्च अदा किया है, परिवार के जो सदस्य उनके एलआईसी पॉलिसी पेड की है, मेडिक्लेम पॉलिसी का खर्च अदा किया है, उनके परिवार सदस्य का शैक्षणिक खर्च की अदायगी की है, और उसके साथ साथ में वो जहाँ जहाँ पर भी ट्रांसफर होकर गया था, वहाँ के मकान का किराया जो उसने अदा किया है, उस खर्च की रकम तथा टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर के खर्च की रकम, और इसके साथ साथ में उसके प्रवास का खर्च, विशेष तौर पर फॉरेन टूर का जो एक्सपेंडिचर है वह खर्च, ऐसा सभी मिलाकर रुपए 18 लाख का खर्च हुआ है। यह 18 लाख के खर्च की राशि ऊपर बचे हुए 78 यानी 78 लाख में से कम करने पर ए के पास रुपए 60 लाख की राशि शेष रहेगी। अब आगे, ए ने संपत्ति खरीदी करने हेतु जो उसने बैंक से रुपए 20 लाख ब्याज पर लोन लिया था, यानी कर्जा लिया था, इसकी मूल रकम को ब्याज के साथ ए ने रुपए 42 लाख यानी 42 लाख की रकम बैंक को पेड की है। यह बैंक को पेड की गई रकम 42 लाख ऊपर बचे हुए जो रुपए 60 लाख की रकम है, उसमें से कम करने पर अब ए के पास रुपए 18 लाख की राशि शिल्लक में रही हुई नजर आ रही है। तो भी यहाँ 18 लाख तो बच गए हैं, तो भी यहाँ ए के लिए खुशी मनाने की बात नहीं है, क्योंकि ए ने जो चल तथा अचल संपत्ति की खरीदी की है, उसकी कुल कीमत रुपए 56 लाख यानी 56 लाख की है। अब यहाँ सही मायने में ए के लिए मुसीबत आकर खड़ी हो गई। देखिए, क्योंकि ए के पास सिर्फ रुपए 18 लाख की राशि शेष बच गई थी, इससे यह स्पष्ट नजर आता है कि ए के पास रुपए 18 लाख बैलेंस अमाउंट होते हुए भी ए ने रुपए 56 लाख की संपत्ति की खरीदी की है। यानी यहाँ यही कहा जाएगा कि ए ने अपने आय से रुपए 38 लाख 38 लाख की ज्यादा की संपत्ति खरीदी की है। इसको दूसरी भाषा में कहा जाएगा कि ए यह संपत्ति के मामले में रुपए 38 लाख से 38 लाख से माइनस हो गया है। अब वह सेफ नहीं है, उसके पास डी प्रोफेशनल प्रॉपर्टी यानी अपसंपदा प्राप्त हुई है। अगर ऐसे परिस्थिति में ए की ओर से अगर सेटिस्फैक्ट्री या समाधान पूर्वक अगर स्पष्टीकरण या जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ए तथा प्रकरण से संबंधित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने के उपरांत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्रमांक 13 एवं संबंधित धाराओं के अंतर्गत 10 वर्ष तक के कारावास की सजा तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह बात आप मानकर चलिए। ध्यान रहे, सीबीआई, एसीबी या जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं, वो प्रकरण से संबंधित सभी व्यक्तियों का इंडिविजुअल, उसके साथ साथ पूरे ईयर वाइज तथा चेक पीरियड का कुल हिसाब तथा सभी व्यक्तियों का एकत्रित करते हुए लेखा जोखा तैयार करते हैं तथा डी प्रोपोर्शनेट यानी अपसंपदा संपत्ति अगली कार्रवाई करते हैं। मैं यहाँ एक सलाह देना चाहता हूँ
लोक सेवक ने अकारण ब्याज पर लोन नहीं लेना चाहिए। देखिए, ए ने मूल से ज्यादा, मूल रकम जो उसने बैंक से लिया था 20 लाख, उससे ज्यादा रुपए 22 लाख 22 लाख ब्याज के माध्यम से चुकाया है। यानी ए को माइनस करने में यह ब्याज की रकम सहकरी हो गई है। ऐसी परिस्थिति टालने के लिए किसी सलाहकार से राय लेकर यह संपत्ति खरीदी करने हेतु अन्य लीगल मार्ग से रकम जुटा सकता था, खड़ी कर सकता था, ऐसा मेरा मानना है। और एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं कि जब भी कभी ऐसे प्रकरण में इंक्वायरी चालू होती है, तब आप किसी सलाहकार से सलाह लेकर अपने विवरण पत्र प्रस्तुत करेंगे तो आपकी कठिनाई कम हो सकती है, ऐसा भी मेरा मानना है। चलो, अब मैं आज के मेरे इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मेरे अगले वीडियो में डी प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी संबंधी न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उसके संबंध में या उसके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपसे पुनः निवेदन। आपका धन्यवाद।